ये जो 1837 टू 1901 का पीरियड है, इस समय इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया थी और उसके टाइम में जो वर्सेस, जो कविताएं लिखी गई, उसको हम विक्टोरियन पोइट्री कह देते हैं। दिस पीरियड वाज मार्क्ड बाय ट्रेमेंडस कल्चरल अपहीवल। ये जो पीरियड था, कितने सालों का पीरियड हो गया ये? लगभग 64 साल का। तो 64 साल का जो पीरियड था, ये बहुत ही ज़्यादा सांस्कृतिक रूप से उतार चढ़ाव का था। कल्चर में बहुत चेंज आया इंग्लैंड के। अपहीवल का मतलब उतार चढ़ाव, उथल पुथल। ट्रेमेंडस में बहुत ज़्यादा मात्रा में। देयर वर ए ड्रास्टिक चेंज एंड डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूजिक। लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक के अंदर बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। ड्रास्टिक का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत बड़ा। Although Victorian poetry was quite different from that of preceding era, yet there were some similarities that existed between the two periods. तो विक्टोरियन पीरियड अपने पीछे वाले समय से थोड़ी सी अलग थी, लेकिन साथ ही साथ कुछ सिमिलैरिटीज भी थी। आगे पढ़ते हैं। इट वॉज एन एज ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। ये जो एज थी, ये जो युग था, ये मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का युग था। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का मतलब भौतिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्नता आई, लोगों के पास पैसा आ गया, उसको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। पॉलिटिकल अवेकनिंग, राजनीतिक जागरूकता का था, लोग राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी हुए इस समय में, लोकतांत्रिक सुधार हुए। इंडस्ट्रियल एंड मैकेनिकल एडवांसमेंट भी हुआ काफ़ी। हाँ, औद्योगिक क्रांति भी आई इसी समय में। सोशल अपहीवल, सामाजिक रूप से उतार चढ़ाव आए काफ़ी। एजुकेशनल एक्सपेंशन हुआ, यानी शिक्षा का विस्तार हुआ। एक्सपेंशन का मतलब विस्तार। इम्पेरियलिज्म एंड एम्पायर बिल्डिंग, और इम्पेरियलिज्म का विस्तार हुआ, साम्राज्यवाद का। आपको पता हुआ इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों को गुलाम बना लिया था, जिसमें इंडिया भी एक था, तो इसको साम्राज्यवाद कहते हैं। ह्यूमैनिटेरियनिज्म एंड ऑल परवेडिंग एनर्जी एंड एक्टिविटी इन सोशल लाइफ। मानववाद में भी विकास हुआ और हर सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखा गया। हाउएवर इट वॉज स्ट्रेंजली द टाइम ऑफ पेसिमिज्म फॉर पोइट्स। लेकिन पोइट्स के लिए ये समय पेसिमिज्म का था, यानी पोइट्स के लिए ये समय दुख भरा और निष्क्रियता भरा था थोड़ा। इतना कुछ होने के बाद भी समाज के अंदर राइटर्स और थिंकर्स सभी के लिए पेसिमिज्म का टाइम था। पेसिमिज्म का मतलब निराशा का दौर था, थोड़ा सा दुख का था, निष्क्रियता का था। Most scholars severely criticized the age and denounced all the external gloss and glitter of material prosperity and wonders of mechanical progress. तो ज़्यादातर कवियों ने, ज़्यादातर लेखकों ने उस समय की ये जितनी भी चेंजिंग हो रहे थे, इन सब की आलोचना की है। उनको पसंद नहीं था कि ये चेंज क्यों हो रहे हैं, इसलिए पोइट्री में पेसिमिज्म देखा जाता है, क्योंकि वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। जो चेंज आ रहा था, चमक दमक आ रही थी, ग्लिटर, ग्लॉस एंड ग्लिटर का मतलब चमक दमक है मटेरियल प्रोस्पेरिटी की। और मैकेनिकल प्रोग्रेस में जो वंडर्स हो रहे थे, यानी तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा था जो इंग्लैंड था, नई नई मशीनें आ रही थी, हर काम मशीनों से हो रहा था, तो वो शुरुआत में उनको पसंद नहीं आया। चेंज हमेशा ही लोगों को पसंद नहीं आता है, वो बाद में स्वीकार होता है लोगों को। तो खासियत इसकी क्या है विक्टोरियन पोइट्री की? द विक्टोरियन पोइट्री वाज क्वाइट रियलिस्टिक इन नेचर एंड क्वाइट लेस आइडियलाइज्ड एज कंपेयर्ड टू रोमांटिक पोइट्स हु वर आइडियलिस्ट एंड बिलीव्ड इन आर्ट फॉर द आर्ट्स सेक। तो विक्टोरियन पोइट्री जो थी रियलिस्टिक थी, वास्तविकतावादी थे। वो ज़्यादा कल्पना के घोड़े नहीं दौड़ाते थे, वो वास्तविक जीवन में विश्वास रखते थे। और लेस आइडियलाइज्ड थे, लेस आइडियलाइज, आदर्शवादी कम थे थोड़े। रोमांटिक पोइट्स जो थे वो आइडियलिस्ट थे और आर्ट फॉर आर्ट सेक में विश्वास करते थे। मैंने आपको दो विचारधाराएं बताई थी ना, कि एक तो आर्ट, कुछ लोग ये समझते हैं कि कला, जितनी भी कलाएं हैं, मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, ये लेखन कला, इनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि लाइफ को बेटर बनाए, कुछ ना कुछ शिक्षा दे, कोई नई चीज़ सिखाए हमें। दूसरे लोग ये मानते हैं कि कला का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, एंटरटेनमेंट, आदमी को एंजॉय करवाना, उसको शिक्षा से, उसको समाज की सुधार से कोई लेना देना नहीं होता। तो जो इस तरह की थिंकिंग रखते हैं कि कला का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इंसान को आनंद देना है, वो लोग कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक, कि कला कला के लिए ही है बस। और जो लोग ये कहते हैं कि कला का उद्देश्य शिक्षा देना, समाज को बेहतर बनाना है, वो कहते हैं आर्ट फॉर लाइफ सेक।
तो इससे पहले विक्टोरियन पोइट्री से पहले वाली एज को रोमांटिक एज बोलते हैं। तो उस समय के जो पोइट थे वो बस इंजॉयमेंट के लिए लिखते थे। उनका उद्देश्य था कि बस आर्ट के लिए होती है, आर्ट मनोरंजन के लिए होती है, आर्ट का उद्देश्य आदमी को एंजॉय देना है और इसका कोई लेना देना नहीं। तो वो आर्ट फॉर आर्ट सेक के हिमायती थे। ये बहुत जगह आएगा आपको, आर्ट फॉर आर्ट लाइफ सेक और आर्ट फॉर आर्ट सेक। इसमें लगभग 50-50% है। सभी राइटर्स कुछ आधे इधर होते हैं आधे उधर होते हैं। तो विक्टोरियन पोइट्री जो थी, विक्टोरियन के जो लोग थे वो आर्ट फॉर लाइफ सेक के समर्थक थे। उनका ये मानना था, ज़्यादातरों का, सबका तो नहीं, कि आर्ट जो है वो लाइफ को बेटर बनाने वाली होनी चाहिए। दैट वॉज एवरीथिंग फॉर द रोमांटिक्स, lost the idealized position in the Victorian era and became just a source of leisure and inspiration for the poets. आगे देखते हैं फोकस ऑन मासेस। विक्टोरियन पोइट्स का जो फोकस था वो मासेस पे कैसा था? मासेस होते हैं आम लोग, उनको मासेस कहते हैं। रोमांटिक पोइट्री मेनली फोकस्ड ऑन रूरल एंड रस्टिक लाइफ। तो इससे पहले वाले जो पोइट थे, रोमांटिक पोइट जो थे, उन्होंने फोकस कहाँ पे किया? रूरल और रस्टिक लाइफ पे, गांव की ज़िंदगी पे उन्होंने फोकस किया था। उनके जो लेखन का केंद्र बिंदु था, ज़्यादातर कविताएं जो लिखी गई थी नेचर पे और गांव के लोगों के ऊपर लिखी गई थी, उन्हीं की भाषा में लिखी जाती थी। इट इज़ नॉट सो नो वे रिलेटेड टू द सिटी लाइफ। तो रोमांटिक पोइट्री जिससे पहले वाली थी वो सिटी लाइफ से रिलेटेड नहीं थी। ऑन द अदर हैंड विक्टोरियन पोइट्स यूज लैंग्वेज एज वेल एज थीम्स कॉमन टू सिटी लाइफ एंड दस रोट अबाउट द मासेज एंड फॉर द मासेज। तो विक्टोरियन पोइट्स ने अपनी पोइट्स में शहरी थीम को भी स्थान दिया। पहले वाले ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा करते थे, गांव की लैंग्वेज में लिखा करते थे। विक्टोरियन पोइट्स में थोड़ा सा चेंज आया, उन्होंने सिटी लाइफ को अपना सेंटर बनाया। पेसिमिज्म देखने को मिलता है। पेसिमिज्म का मतलब निराशा का भाव मिलता है देखने को, निष्क्रियता का भाव देखने को मिलता है। एज ऑलरेडी डिस्कस, हमने पहले डिस्कस कर ही लिया, क्योंकि जितनी भी सारे चेंजेस आ रहे थे ना वो उससे खुश नहीं थे। Victorians were quite realistic and thus were more concerned about the reality rather than the ideal world. तो विक्टोरियन पोइट ज़्यादा रियलिटी में विश्वास करते थे, रियल वर्ल्ड के बारे में चिंतित रहते थे, आइडियल वर्ल्ड की फिक्र नहीं करते थे, वो कि आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी देयर वाज ए ड्रास्टिक इंक्रीज इन द सिटी पॉपुलेशन। अब क्योंकि इस समय लोग धनी हो रहे थे और मशीनें लग रही थी, बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियाँ लग रही थी, तो शहरों का विस्तार हुआ। गांव से लोग छोड़ छोड़ के कहाँ आने लगे? शहर में आने लगे। तो सिटी की पॉपुलेशन बढ़ गई, और अब सिटी की पॉपुलेशन बढ़ गई तो ये समस्याएं भी पैदा हुई। कौन सी? स्लम्स की। दैट गैव राइज टू स्लम। झुग्गी झोंपड़ियाँ बढ़ने लगी शहरों में, गरीबी आने लग गई, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ गई, करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ गया, डिजीज़ फैलने लगी तरह तरह की, और डेथ भी होने लगी लोगों की। तो जब शहरीकरण शुरू होता है ना, तो शुरुआत में तो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि गाँव के लोग सारे शहर में आ जाएंगे, कहाँ तो रहेंगे वो, क्या खाएंगे पिएंगे, और शहरों में वैसे भी भीड़ भाड़ जब बढ़ जाती है तो ये सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। दस विक्टोरियन पोइट्री वाज फोकस्ड ऑन द पेन्स एंड सफरिंग्स ऑफ कॉमनर्स हैड ए लॉट ऑफ पेसिमिज्म। तो उस समय, हाँ वहाँ है ना, वो स्लम्स हैं काफ़ी बड़े। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही थे, शुरुआत में वहाँ भी ये समस्याएँ थी। इंग्लैंड में जब वहाँ शहरीकरण शुरू हुआ, हमारे थोड़ा लेट शुरू हुआ, तो अब हम धीरे धीरे उसको निपट लेंगे उससे। हाँ, इसी वजह से ये पेसिमिज्म था उनकी राइटिंग में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत विस्तार होने लग गया था विक्टोरियन पोइट्री में, विक्टोरियन एरा में। द एडवांसमेंट इन साइंस एंड इन्वेंशंस वाज वेलकम्ड बाय द विक्टोरियन पोइट्स। तो इसका तो विक्टोरियन पोइट्स ने स्वागत किया था, साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट का। इट मेड देम बिलीव दैट ए मैन कैन फाइंड ऑल सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम्स एंड सफरिंग्स। तो उनको ये लगा कि आदमी चाहे तो अपनी सारी समस्याओं का निदान पा सकता है वो। They made their readers believe that they should use science for their betterment. तो उन्होंने रीडर्स को इस बात का भरोसा दिलाया कि उन्हें साइंस का उपयोग अपने बेटरमेंट के लिए करना चाहिए। क्वेश्चनिंग ऑफ गॉड, क्वेश्चनिंग टू गॉड। इस समय भगवान पर भी क्वेश्चन उठने लग गए थे, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। साइंस ने तरक्की कर ली तो पुराने जो अंधविश्वास थे उन पर क्वेश्चन मार्क लगना ही लगना था, है ना। पहले हर चीज़ अंधविश्वास में होती थी, लोगों को कुछ पता तो होता नहीं था, कौन सी बीमारी कैसे होती है पता नहीं था, तो लोग उसको भगवान का प्रकोप मान लेते थे। जब धीरे धीरे लोगों ने खोज कर ली कि ये बीमारी इससे होती है और इससे ठीक भी हो जाती है, तो फिर वो अंधविश्वास टूटने लगे, भगवान पे भी विश्वास उठने लगा। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विक्टोरियन पोइट्री। तो ये गॉड को जो क्वेश्चन करने का जो फीचर है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है विक्टोरियन पोइट्री में। द डेवलपमेंट ऑफ एम्पीरिकल साइंस, rationalism and radicalism led the people to give up religious thoughts and be more skeptic.
तो क्योंकि एम्पिरिकल साइंस में डेवलपमेंट हुई काफ़ी। एम्पिरिकल साइंस होता है अनुभव का विज्ञान, एम्पिरिकल का मतलब अनुभव और साइंस का मतलब विज्ञान, यानी ऐसा ज्ञान जो अनुभव से प्राप्त किया जाता है, जो करके देख के पता लगता है कि ये चीज़ है। रेशनलिज्म यानी तर्क शक्ति, तार्किकता, और रेडिकलिज्म यानी उग्रवाद। ये जो सारी चीज़ें हैं, इन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वो रिलीजियस थॉट्स को छोड़ दें और सेप्टिक बने। सेप्टिक बनने का मतलब हर चीज़ पर शक करें कि ये क्यों ऐसा, कैसे? हर चीज़ को अंधविश्वास समझ के मान ना लें, शंका करें, क्वेश्चन उठाएं हर चीज़ पर। सेप्टिक बनने का मतलब ये है। हाँ, ये पॉजिटिव क्वालिटी के रूप में बताया इसमें कि हर व्यक्ति सेप्टिक था, हर चीज़ पे क्वेश्चन उठाने लग गए थे वो भी, ऐसा क्यों है, तभी तो इतनी तरक्की हुई। अगर जो चीज़ जैसे हम मान लें तो हम तरक्की कैसे करेंगे? तरक्की तभी करेंगे जब हम क्वेश्चन करते हैं, किसी भी घटना के पीछे कारण जानने का पता करते हैं। लेकिन सर कभी-कभी ऐसा होता है, कान होते हुए भी सुनने से मना कर देते हैं। जो चीज़ सही है वो तो सही रहेगी। Moreover, corruption in the church defining the morality of priests etc. also led the people to question the religious institution. उसके अलावा चर्च में जो करप्शन हो रहा था, पुजारियों की जो मोरालिटी में लगातार गिरावट आ रही थी, तो उसने भी लोगों को प्रेरित किया कि वो इन धार्मिक संस्थाओं पे क्वेश्चन उठाएं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की भावना। द रोमांटिक्स बिलीव्ड इन रिटर्न इन नेचर। रोमांटिक जो इससे पहले वाले कवि थे, वो नेचर के रिटर्न नेचर की ओर लौटने में बिलीव करते थे कि नेचर की ओर जाओ वापस। ए नंबर ऑफ द रोमांटिक्स डिड नॉट लाइक द सिटी लाइफ एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग वॉइस टू द विक्टिम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दे लेफ्ट द सिटी लाइफ। रोमांटिक इनसे पहले के जो पोइट थे, उनको सिटी लाइफ पसंद नहीं थी, तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के शिकार जो लोग थे, जिनका बुरा हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन से, उनकी आवाज़ न बनने के बजाय वो शहरों से ही दूर भाग गए खुद ही। यानी उन्होंने चुना कि वो गांव के लोगों की ही बातें करेंगे। ऑन द अदर हैंड, विक्टोरियन पोइट्स टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड गैव वॉइस टू द कॉमनर्स बाय लिविंग विद देम। जबकि विक्टोरियन पोइट्स ने उनकी आवाज़ उठाई, उनके साथ रहे कॉमन लोगों के, और उन्हीं की थीम पर पोइम्स लिखी। मोरालिटी। Though morality saw a steep decline in the Victorian era, a number of poets tried to retain it by encouraging the people to be honest and noble. तो मोरालिटी में काफ़ी डिक्लाइन दिखाई दिया, नैतिकता की भावना में। विक्टोरियन एरा में नैतिकता में थोड़ी कमी आई, यानी भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। और बहुत सारे पोइट्स ने ट्राई भी किया कि लोगों को ऑनेस्ट और नोबल बनाया जाए, ईमानदार और नोबल, भला बनाया जाए। नोबल मतलब भला आदमी, भद्र। इंटरेस्ट इन मेडिवल मिथ्स एंड फोकलोर। पुरानी जो मिथ्स हैं, पुरानी जो पौराणिक कथाएं हैं और लोक कथाएं हैं, फोकलोर, उनमें इंटरेस्ट। द विक्टोरियन शोड ग्रेट फेवर टूवर्ड्स मेडिवल लिटरेचर। विक्टोरियंस ने मेडिवल लिटरेचर में भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। मेडिवल यानी मध्यकालीन, जब इंसान मध्यकाल में था, ज़्यादा नॉलेज नहीं था इसका, ज़्यादा तरक्की नहीं हुई थी समाज की, ज़्यादा धार्मिक अंधविश्वास ज़्यादा फैला हुआ था, वो मेडिवल पीरियड था। They loved mythical and chivalrous anecdotes of medieval knights, courtly love, etc. तो बहुत सारे कवि जो पोइट्री जो इस विक्टोरियन पीरियड के थे, उन्होंने शिवालरस एनेक्डोट्स ऑफ मेडिवल नाइट्स, मध्यकालीन में जो योद्धा होते थे, नाइट्स योद्धा होते हैं, इनके जो वीरतापूर्ण कारनामे थे उनमें इंटरेस्ट लिया, और कोर्टली लव, इसमें भी इंटरेस्ट लिया, जो कोर्ट के अंदर जो लव अफेयर चलते थे उनमें। This interest is on contrary of the romantics, as the latter loved classical myths and legends. तो रोमांटिक के ये उलट था, क्योंकि विक्टोरियन पोइट्स क्लासिकल मिथ्स और लेजेंड्स को प्यार करते थे। यूज ऑफ सेंसरी डिवाइस एंड इमेजरी। तो विक्टोरियन पोइट्स ने सेंसरी डिवाइस और इमेजरी का भी काफ़ी यूज किया। सेंसरी डिवाइसेस क्या होती हैं? जो हमारी सेंस होते हैं ना, 5 सेंस होते हैं। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो हमारे सेंस को काफ़ी अपील करती हैं। उनको पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम सुन रहे हैं कोई चीज़, उनको पढ़ने से लगता है कोई चीज़ हमें सामने दिख रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि हम फील ही कर रहे हैं खुद। इस तरह से लिखी जाती है चीज़ें। अब उषा का विवरण इस तरह से दिया, वैसा लग रहा है हम देख ही रहे हैं। कैजुरिना ट्री, हाँ। तो ये इस चीज़ को इमेजरी बोलते हैं। इमेजरी 4-5 तरह की होती है, जितने सेंस हैं उतनी इमेजरी है। विजुअल इमेजरी है, ओल्फैक्टरी है, सारी है ये। However, the Victorians also used sensory devices to describe the abstract senses of chaos between religion and science. तो रिलीजन और साइंस के बीच में जो कियोस था, जो अव्यवस्था फैल गई थी,
उसको विक्टोरियंस ने सेंसरी डिवाइसेस के थ्रू डिस्क्राइब किया। सर हाँ, ये CHAOS है। कियोस। इसको आपने कियोस पढ़ा, हम चाओस पढ़ते हैं ये। इसका कोई रूल नहीं है, बस अब मैंने कियोस पढ़ा ना, आप भी कियोस ही पढ़ोगे। और ये जरूरी नहीं है कि हर जगह CH को के ही पढ़ोगे, आप कहीं भी वो च भी बोला जाता है और कहीं कै भी, तो कोई क्लियर कट रूल है नहीं इसका, ना ही आपको रूल ढूंढने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये रूल है ही नहीं। तो आपको तो ये है भी जो वर्ड जैसा है उसको सीख लेना है कि इसको बोलते कैसे हैं। इंग्लिश में जब भी आप डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे कोई शर्म वाली बात नहीं है। कियोस अव्यवस्था। सेंटिमेंटलिटी, सेंटिमेंटलिटी का मतलब भावनात्मकता, सेंटिमेंटल यानी इमोशनल बंदा। द विक्टोरियंस रोट अबाउट आर्टिस्टिक क्रिएशंस दस गिविंग वे टू डीपर इमेजिनेशंस। तो इन्होंने सेंटिमेंटलिटी को भी काफ़ी शो किया है। विक्टोरियन अव्यवस्था। विक्टोरियन काल में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। आपने अगर पढ़ा हो तो 10वीं की साइंस में आ जाता है ये। चार्ल्स डार्विन एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने पूरी दुनिया घूमी अपने जहाज में, पानी के जहाज में, और हर जगह के जानवरों का अध्ययन किया कि जानवर कैसे पैदा होते हैं, कैसे मरते हैं, क्या आदतें हैं उनकी, क्या खाते पीते हैं, कैसे शिकार करते हैं। तो बाद में उसने एक बुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो उसमें उस पुस्तक से एकदम तूफान आ गया था इंग्लैंड में। तूफान इसलिए आ गया था क्योंकि उस पुस्तक में ये बता दिया गया था कि जानवरों का जो निर्माण हुआ वो धीरे धीरे विकसित हुए हैं। वो जैसे हम पहले बंदर होंगे या कोई और प्रजाति होगी, धीरे धीरे सभी प्रजातियों में डेवलपमेंट हुआ है, और कोई भगवान नहीं था बनाने वाला। उसने ये बताया कि पहले बाइबल में लिखा हुआ था कि कोई पैराडाइज लॉस्ट है, वो एक कहानी है कि एडम की और ईव की, कि वो पहले एक एडम आई, एक ईव आया, एक ईव आई इसकी पत्नी थी, उन्होंने बच्चे पैदा किए और फिर यहाँ मानव जाति का विकास हुआ। तो उसको एकदम धराशायी कर दिया था। उसने सबूत के साथ सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से छोटे से छोटे पहले कीड़े बने, फिर रेंगने वाले जानवर बने, फिर धीरे धीरे पानी के जानवरों का विकास हुआ, फिर दूसरे जानवर बने। उसने सारी चीज़ें ये बताई। तो इससे एकदम से उथल पुथल मच गई। उस समय विक्टोरियन पीरियड था, वो सन 1858 में आई थी वो किताब। तो रिलीजन पे क्वेश्चन मार्क लगने लग गए थे। बहुत सारे लोग फिर नास्तिक भी हो गए थे, क्रिश्चियनिटी को मानने से मना कर दिया था सभी लोग। अभी कुछ मानते थे कुछ नहीं मानते थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग। हाँ, और उस समय उसके बाद में जो मशीनीकरण भी हो गया, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा। तो ये एज तो एक काफ़ी मतलब एक बहुत ही बड़ी ट्रांजिशनल एज है, परिवर्तनकारी एज है, बहुत ज़्यादा चेंजेस है इसमें। तो ये कुछ एक पोइट्स हैं इसके। रॉबर्ट ब्राउनिंग है सबसे फेमस पोइट है, और एल्फ्रेड टेनिसन। ये दो मेजर पोइट्स हैं विक्टोरियन एज के। सर इन दोनों की पोइम है। हाँ, होगी। रॉबर्ट ब्राउनिंग की अपनी है ना वो रबी बेन एज़रा, और एल्फ्रेड टेनिसन की लोटस ईटर्स है। हाँ, टीयर्स आइडल टीयर्स। हाँ, ये दोनों तो रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं पूरी एज की। तो वर नोबलेस्ट पोइट्स इन विक्टोरियन इंग्लैंड। टॉमस हार्डी रोट पोइट्री थ्रू आउट हिज लाइफ। टॉमस हार्डी की जो हमारे फार फ्रॉम वेडिंग क्राउड है ना, उसने पोइट्री भी लिखी थी, लेकिन वो फेमस अपनी नॉवल की वजह से है। बट डिड नॉट पब्लिश ए कलेक्शन अंटिल 1898। द पोइट्री ऑफ जेराल्ड मैनली हॉपकिंस, इसकी भी पोइम है आपके, हॉपकिंस की है ना, स्प्रिंग एंड फॉल। हाँ, was published posthumously in 1918. Algernon Charles Swinburne, एक ये भी poet है, is also considered an important literary figure of the period, especially his poems and critical writings. Early poetry of W.B. Yeats was also published in Victorian reign. It was not until the last decades of 19th century that any significant theatrical works were produced, beginning with Gilbert and Sylvian comic operas of 1870. G.B. Shaw plays of the 1890s and Oscar Wilde's The Importance of Being Earnest. ये दो बड़े राइटर हैं, प्ले के राइटर हैं ये, जॉर्ज बर्नार्ड शो और ऑस्कर वाइल्ड। तो इस पूरे पैरे में आपको सिर्फ ये याद रख लेना है कि मेजर पोइट्स कौन से हैं विक्टोरियन एरा के। एल्फ्रेड टेनिस का थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। सर इनके साथ याद करें। हाँ, याद रखना। रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, विलियम मॉरिस, ये 4 मेजर पोइट्स हैं। तो इनमें आपको क्या करना है, अपने पूरा तो नहीं पढ़ेंगे ये, इसमें आपको इनकी जो मेजर पोइम्स हैं वो कर लेनी है। जैसे एल्फ्रेड टेनिसन की इन मेमोरियम आई है सबसे पहले, सेकंड पैरा में देखो आप। इन मेमोरियम इसकी एक बहुत ही फेमस बुक है। सर ऐसे सिर्फ पैरा ना कि जैसे एल्फ्रेड टेनिसन
वो हाँ, उसके बाद आप लिख दिया करो कि ये अच्छा महान पोइट थे शेज के। ऑल सॉन्ग, स्वीट एंड लो, इंग्लिश आइडल्स, डोरा, यूलिसिस, लॉक्से हॉल, सर गैलहेड, द ब्रूक, वेजीज, द हायर पैंथिज्म एंड अदर्स, ये याद कर लेना। रॉबर्ट ब्राउनिंग है, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ब्रूइंग लिखा हुआ है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस था। आपके रबी बेनेजरा है ना, वो भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। लास्ट डचेज, वो भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये इसके नीचे नीचे बुक्स के कलेक्शन हैं। ड्रामेटिक लिरिक्स, ड्रामेटिक रोमांसेज एंड लिरिक्स, मैन एंड वुमन, पीपा पासेज, होम, थॉट फ्रॉम अब्रॉड, मीटिंग एट नाइट। इनमें से आप दो चार वर्स इसके याद रख लेना।